Hello students, we are moving on to the topic which is vehicle moving on a horizontal circular track. ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, ट्रिकी है, bit confusing है, especially due to force of static friction. When you study this topic and when you come across force of static friction, number of questions come to your mind. And that results in questioning your fundamentals. You might question कि मेरा fundamentals correct है कि नहीं, because वो यहाँ पर apply नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ नया ही देखने मिल रहा है. So I'm going to answer all your queries and I clear all your confusion regarding force of static friction. Okay. So first of all, before moving to this topic, we have to understand friction again. Okay. So I'll give you an example of a block resting on a surface. पहले friction को अच्छे से समझ लेते हैं. Then उसको मैं इधर link करूँगा and all your confusion will be vanished. Okay. So let us consider this is a surface and इधर एक block है. Block का weight रहेगा. Okay. So this is acting in downward direction. Weight formula is mg. Then an equal and opposite normal reaction रहेगा. पहले नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ लो. नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल वर्ड है. ओके, इफ यू रिमेंबर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉर्मल इज रिलेटेड टू परपेंडिकुलर. करेक्ट. सो ये परपेंडिकुलर फोर्स रहेगा. हमेशा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है सो दैट इट मेक्स 90 डिग्री. गॉट दिस. नाउ हम लोग यहां से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ओके, लेट अस कंसीडर अ फोर्स व्हिच आई एम अप्लाइंग ओवर हियर. आई विल डिनोट दिस एज एफ ए. फोर्स अप्लाई. अब ये फोर्स जो आपने अप्लाई किया है इनिशियली बहुत कम है, उसकी वजह से ऑब्वियसली ये ब्लॉक मूव होने वाला नहीं है. तो अभी यहाँ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हियर देयर वुड बी वन फोर्स व्हिच विल बी डिनोटेड एज एफएस, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू मैक्सिमम म्यू एस एन जितना हो सकता है या तो उससे कम रहेगा. Okay, please understand this value of Fs will be maximum equal to mu s n. Okay, mu s you know it is coefficient of static friction. या तो उससे कम रहेगा. Okay, it could be less also. इतना याद रखो. Now let's try to understand this with the help of some values. समझ लो मैंने यहाँ पर फिलहाल 10 न्यूटन जितना फोर्स अप्लाई किया है. Okay, so यहाँ पर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन रहेगा. ओके, नाउ इसका भी वैल्यू अज्यूम करते हैं. समझ लो म्यू एस का वैल्यू 0.4 लिया हम लोगों ने. ओके, एंड लेट्स से नॉर्मल रिएक्शन इधर 100 आ है. ओके, वेट ऑफ द ब्लॉक इज 100 न्यूटन. सो आंसर कितना आएगा, दैट वुड बी 40 न्यूटन. इसका मीनिंग क्या है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना 40 को कभी क्रॉस नहीं करेगा. इट विल रिमेन लेस देन 40. ओके, सो यहाँ पर अभी 10 है तो इसका वैल्यू भी फिलहाल 10 है. ओके, ये ब्लॉक मूव नहीं होगा. देन व्हाट यू हैव डन, आप इसको इंक्रीज कर रहे हो. लेट्स से आपने इसको 20 कर दिया तो इतना याद रखो ये भी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा जो ये ब्लॉक को मूव होने देगा नहीं. ओके, सो ये भी 20 होगा. व्हाट दिस. सो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इट इज प्रिवेंटिंग द स्लाइडिंग मोशन ऑफ द ब्लॉक. ओके, यहाँ जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स अपोज कर रहा है एंड स्लाइड होने से रोक रहा है. ओके, चलो आपने इधर अप्लाई किया 30. व्हाट दिस. इधर भी कितना हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स, एफएस का वैल्यू 30 हो जाएगा. स्टिल ब्लॉक विल नॉट मूव. देन आपने इधर कर दिया 40. ओके, ये भी हो जाएगा 40. इसका मैक्सिमम वैल्यू रीच हो गया. स्टिल द ब्लॉक विल नॉट मूव. अब अगर आपने फोर्स इंक्रीज कर दिया 41 न्यूटन, ठीक है, अब क्या होगा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन तो बढ़ नहीं सकता, उसका लिमिट पहुंच गया. नाउ दिस फोर्स इज मोर. ओके, नाउ द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग. ओके, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस फोर्स अगर आपने 45 कर दिया, ओके, इट विल स्टार्ट टू स्लाइड बिकॉज ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अभी उसको रोक नहीं सकता. ओके, सो फ्रॉम दिस व्हाट यू अंडरस्टैंड, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की एक डेफिनेशन बताता हूं मैं. Force of static friction
is that frictional force which prevents the sliding or skidding of an object. Okay, let me write over here. What does it do? It prevents sliding, skidding, or sometimes we can call it as slipping also. Got this? It prevents slipping, okay, of the object. So that is the concept of static friction. अब next part में आते हैं. जब ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, ओके, फिक्स वेलोसिटी से, मतलब समझो सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, तब क्या होगा? तब जब ये स्लाइड कर रहा है तो हमने सीखा है तब आएगा कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन. तो समझ लो ये ब्लॉक अभी स्लाइड कर रहा है, फोर्स डेफिनेटली 40 से ज्यादा है. Okay, now you can observe here the force of friction will be kinetic. Fk will act in this case. So I hope एक general idea मिला है Fs and Fk का. Okay. Now अब हम आते हैं ये टॉपिक पे, vehicle moving on a horizontal circular track. So let us consider this is vehicle car. Okay, and ये कार ऐसा समझो कि टर्न ले रहा है, okay, towards its left. Okay, I'll show it. It is going like this. Okay, it is going like this towards its left. So ऐसा टर्न है तो ये आर्क हो गया, तो उसका सेंटर यहाँ पे ही आना चाहिए. समझ लो ये है उसका सेंटर of that arc, of that circular track. अब इसमें फोर्सेस दिखाता हूं मैं. ये फोर्स सबको समझेगा, इजी है. This is nothing but mg, weight of the car. ये फोर्स भी सबको समझेगा. It is nothing but normal reaction, perpendicular शो किया. Now the thing which is getting confused in your mind is this force जो मैं अभी शो कर रहा हूँ. यहाँ पर मैंने फोर्स शो किया है static friction वाला, okay, and it is directed towards the center of the circular track. Now आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये अभी स्टैटिक क्यों आया? बिकॉज कार तो मोशन में है, करेक्ट और नॉट? सो कार अगर मोशन में है तो स्टैटिक नहीं होना चाहिए था, इंस्टेड इट शुड बी काइनेटिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं क्लियर करता हूँ. डेफिनेशन देखो, ये कौन से फोर्स का डेफिनेशन है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. ओके, उसका काम क्या है? स्लाइडिंग, स्किडिंग, स्लिपिंग प्रिवेंट करने का. अब समझ लो ये जो कार है कुछ ज्यादा ही स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, गॉट दिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोर स्पीड इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक्ट करने ही वाला है. हम लोग ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा हुआ है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा? उसको ट्रैक से बाहर की तरफ फेंकेगा. इट विल थ्रो आउट द कार अवे फ्रॉम द ट्रैक, करेक्ट और नॉट? सो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है? स्कीडिंग. तो स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है? उसका स्कीडिंग रोकना. तो वो क्या करेगा? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है, इट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, बाहर फेंकेगा. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? इट विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर सो दैट इट प्रिवेंट्स द स्कीडिंग पार्ट. Got this? So that is the reason we have static friction involved in this, not kinetic friction. अब मैं यही है ना इसके साथ लिंक कर रहा हूँ. Let's say ये जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ओके, वो कार के केस में कौन सा है मालूम है? सेंट्रीफ्यूगल. ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है? कार को वो साइड धकेल रहा है. यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या काम कर रहा था? ब्लॉक में उसको रोक रहा था. ओके, उसका मोशन प्रिवेंट कर रहा था, उसको स्लाइडिंग होने से रोक रहा था ब्लॉक को. सिमिलरली यहाँ पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है? कार को स्लाइड होने से रोक रहा है. I hope you are able to link this. Okay, here there was one centrifugal force acting that side that is similar to Fa in the block. Then उसके exactly opposite direction में static friction force है. वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, static friction force जो इसके exactly opposite direction में है. So that is how this static friction becomes the centripetal force in case of vehicle moving on a horizontal circular track. Now let's move on. इसमें हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए so that vehicle skid नहीं हो रहा है. ओके, सो उसका आंसर आएगा लास्ट में, v max is equal to square root of mu r g,
एंड दिस टाइम आई होप आपको क्लियर होगा, इधर म्यूएस आएगा बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे ज्यादा हुआ तो आप समझ जाओ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा एक्ट कर रहा है, अब फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं है, एक लिमिट है फ्रिक्शन का, तो डेफिनेटली कार स्किड हो जाएगा। आई होप ये दो केस आप इजीली लिंक कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द डेरिवेशन पार्ट। सो इट्स क्वाइट इजी। देखो ये बैलेंस हो गया, सो आई कैन राइट m is equal to mg। okay, this is the necessary centripetal force जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। so fs is equal to centripetal force का फॉर्मूला हमको पता है mv square upon r। r is the radius। okay, then क्या कर सकते हैं हमको पता है fs can be written as mu s into n। करेक्ट, ये उसका अपर लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है। ओके, हमको वैसे भी मैक्सिमम फाइंड करना है, तो ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर आई कैन राइट mu s n is equal to mv square divided by r। Got this? Now what we are going to do, हम लोग ये इक्वेशन को एंड ये इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सो देयरफॉर mu s n divided by n is equal to mv square by r divided by mg। so n got cancelled, mass got cancelled, so हमारे पास बचता है mu s is equal to v square upon rg। so therefore our next step will be v square is equal to mu s rg, and finally square root लोगे तो v is equal to mu s rg। this is your maximum, because हमने fs equal to mu s n लिया है जो कि उसका मैक्सिमम वैल्यू है, उसका वैल्यू कम भी हो सकता है। so that is how this derivation is completed, and I hope it clears your doubt about static friction in this diagram। so let's move on to the next topic, which is wall of death, मौत का कुआं। everyone must have seen this in TV or in some movie। there was a movie of Salman Khan, भारत, उसमें वो बाइक चलाता है, ओके, इन अ पर्टिकुलर बिग एरिया जिसमें वो सर्कल में घूमता है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वॉल ऑफ डेथ और वेल ऑफ डेथ। अब इसमें सीखना क्या है, अगेन सेम थिंग, वेलोसिटी क्या होना चाहिए तो प्रॉपरली ये सर्कल में घूम पाएगा। आप समझ जाओ, अगर वेलोसिटी बाइक का कम रखा है तो ऑब्वियसली वो जो बाइकर है, राइडर है, वो डेफिनेटली नीचे ही गिरने वाला है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए और उसका फॉर्मूला कैसे आता है। ओके, नाउ अगेन इधर स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स फिर से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। इन प्रीवियस केस वी हैव स्टडीड स्टैटिक फ्रिक्शन वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये केस में जब मैं ये डायग्राम ड्रॉ करता हूं, एफबीडी ड्रॉ करता हूं, यू विल अगेन गेट कंफ्यूज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं। आपने ये देखा है बाइक यहाँ पर ऐसे लाई करता है, इसको टच करते हुए, तो जहां टच होगा उधर ही नॉर्मल रिएक्शन आएगा। टचिंग तो चाहिए तो ही रिएक्शन एक्सर्ट होगा। सो बाइक इज टचिंग लाइक दिस, तो नॉर्मल रिएक्शन उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइक दिस एक्ट होगा। ओके, एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यहाँ पर वो 90 डिग्री बनेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन मैं अंदर भी शो कर सकता हूँ। आई होप यही डायरेक्शन है, आगे मैंने एक्सटेंड किया है। दिस इज अवर नॉर्मल रिएक्शन। ओके, फर्स्ट थिंग यू अंडरस्टैंड। सेकेंडली, बाइक का जो वेट होगा वो तो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। सो आई विल ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ वेट व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, mg। नाउ द कंफ्यूजिंग पार्ट आई एम ड्रॉइंग, इधर एक स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स आएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ। प्रीवियस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन सेंटर में था, अब यहाँ ऊपर चला गया। ओके, ये क्या चल रहा है? नाउ आई विल टेल यू अगेन द सेम डेफिनेशन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द स्लिपिंग, स्लाइडिंग और स्कीडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप सोचो, अगर इसका वेलोसिटी कम है तो डेफिनेटली बाइक का हाल क्या होने वाला है? बाइकर का हाल क्या होगा? वो डेफिनेटली नीचे ही गिरने वाला है। करेक्ट और नॉट? सो इट विल स्लिप डाउन। स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है? उसको स्लिप होने से रोकना है।
ओके सो उसके ऑपोजिट एक्ट करेगा. इन प्रीवियस केस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा था, उसको कर्व से दूर धकेल रहा था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. इधर आप समझ जाओ, ये स्लिपिंग होगा नीचे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऊपर. आई होप दैट क्लियर्स योर कंफ्यूजन. बस वही सीखना है, बाकी सब तो एकदम सिंपल है. नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट हियर normal reaction is directed towards the center, तो वो हो गया centripetal force. So I will write that as mv square upon r. ये दोनों बैलेंस हो रहा है, so I will write fs is equal to mg. हमको पता है fs का वैल्यू, fs वैल्यू is less than or equal to mu s n. वो mu s n को कभी क्रॉस नहीं कर सकता. ओके so now what we are going to do is इसके बदले ये सब्स्टिट्यूट कर दो. so I will write mu s n is equal to mg. clear? now ये again divide कर दो. so this time I will write mu s n divided by n is equal to mg. okay divided by mv square by r. So again this term got cancelled, this term got cancelled. Okay so you are left with mu s is equal to g r upon v square. बस टर्म्स को शफल करना है. v square is equal to r g divided by mu s, and let's take the square root. Therefore v will become square root of r g divided by mu s. This will be giving you the minimum velocity. Got this? So that is how the minimum velocity for the rider in case of this wall of death is found out.